नमस्ते गाइज, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप में से जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो या आप फॉलो करना शुरू करा है, पहली बात तो आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। 2020 थोड़ा टफ साल रहा है, बट 2021 जो है आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, हम सबके लिए बहुत अच्छा हो एंड हम सबको लाइफ में सक्सेस मिले, प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर जगह। अब 2020 ख़त्म होते होते दो अच्छी खबरें आई हैं। वैसे तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं हमारे देश में, बट ये है कि दो खबरें ऐसी हैं जिस पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। 29 दिसंबर 2020 को दो चीज़ें हुई हैं रेलवेज़ के मामले में। एक तो हुआ है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। साल के पहले वीडियो में हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जो दूसरी अच्छी न्यूज़ थी मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने इस चैनल पे मेट्रो के ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं। दोनों वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत सजेशंस वगैरह आते हैं, तो मेरे को ये चीज़ कवर करनी थी। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जो है, जो कि नोएडा के बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाती है, वो इंडिया की नंबर 1 कह लो या पहली मेट्रो बन गई है जो ड्राइवरलेस हो गई है। हालांकि पिंक लाइन और मजेंटा लाइन में जो ट्रेन्स यूज़ करी जा रही हैं वो ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, बट ये था कि उनके खुलने के बाद 2 साल आपको उसको ड्राइवर के साथ चलानी ज़रूरी थी। उसके बाद क्या है कि जब आप एक बार ट्रेन्स को प्लस सिग्नलिंग सिस्टम्स को उसकी आदत हो जाती है, तो उसके बाद फिर 2 साल के बाद आप उस ट्रेन को ड्राइवरलेस कर सकते हो। तो मजेंटा लाइन जो है अब ड्राइवरलेस हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन इज़ नाउ ड्राइवरलेस, और वो इंडिया की पहली मेट्रो है जो ड्राइवरलेस हो चुकी है। 6 से 7 महीने बाद पिंक लाइन भी ड्राइवरलेस हो जाएगी। तो ये तो हुई एक खबर। दूसरी खबर थी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर, जिसका खुर्जा से लेके भाऊपुर जो ये 2 जगह हैं यूपी में, उसका 350 किलोमीटर का एक स्ट्रेच खोला गया है 29 दिसंबर 2020 को। DFCs पहले तो होते क्या हैं, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांटेजेस क्या हैं इंडिया के हिसाब से। देखो यार, ऐसा है 6 DFC के प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी गवर्नमेंट करना चाहती है तो 2030 तक। इसमें से 2 प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC एंड EDFC जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये पंजाब के सोनेवाल से वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। इसमें वेस्ट बंगाल की भी कुछ जो पोर्ट से पास जो जगह हैं उनको कवर वगैरह किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ क्या होता है। आप अगर रेलवेज़ में ट्रैवल करते होंगे, आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि आप जिस भी ट्रेन से जा रहे हो वो ट्रेन डिले हो गई, 1 घंटा डिले हो गई, 2 घंटा हो गई, 3 घंटा हो गई, और कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि भाई मालगाड़ी खड़ी थी जिसकी वजह से आपकी ट्रेन जो है लेट हो गई। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्या है, ये एक सेपरेट ट्रैक बनाई गई है ओनली फॉर गुड्स ट्रेन। इसमें केवल आपकी माल ढुलाई होगी, केवल आपका जो गुड्स की ट्रेन है, जो मालगाड़ियां हैं, केवल वो जाएगी और कोई ट्रेन इसमें से नहीं जाएगी। आप और मैं उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, केवल फ्रेट ट्रेन्स इससे गुजरेंगी। इसकी जो ट्रेन्स हैं वो भी थोड़ी चौड़ी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट आ सके। प्लस इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर की जगह अब 7 मीटर्स होगी, यानी 2 कंटेनर एक के ऊपर एक डबल डेकर जा सके। प्लस इसमें क्या है, इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 100 से 110 किलोमीटर पर आवर तक होगी जो इसमें ट्रेन्स वगैरह चलेंगी। तो आपकी जो फ्रेट ट्रेन्स 25 से 30 किलोमीटर पे चल रही थी, अब वो ट्रेन्स जो हैं 100-110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेंगे, यानी आप एक तरीके से 3 गुना कर रहे हो अपनी स्पीड आप। इसके अलावा जो एवरेज स्पीड यहाँ पे रहेगी वो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अभी जो खुर्जा से भाऊपुर का जो सेक्शन है ये 351 किलोमीटर्स का सेक्शन है, जो कि आउट ऑफ 1300 किलोमीटर्स जो सोनेवाल से दनकुनी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक बन रहा है। अब ये जो दनकुनी वाला जो एक छोटा सा सेक्शन है 538 किलोमीटर का, उसकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो ये अभी 1300 किलोमीटर का ये है। दनकुनी तक जब बढ़ेगा तो अराउंड आप मान के चलिए कि ये टोटल 1800 प्लस किलोमीटर्स का हो जाएगा ये पूरा DFC का जो ये पूरा रूट है। दूसरा जो है वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये आपका यूपी के दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है वहाँ तक जाएगा। अब ये जो दोनों हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इससे क्या होगा कि आपका वेस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब यहाँ पे जो भी माल ढुलाई होती है, जो भी गुड्स वगैरह जाने होते हैं, उनको आराम मिलेगा। प्लस इधर ईस्टर्न साइड में क्या होगा, यहाँ से वेस्ट बंगाल जितना सामान जा रहा है, बिहार जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, झारखंड वगैरह जा रहा है, उन सबको इससे फ़ायदा होगा।
अब बात आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि मालगाड़ियों के लिए आपने अलग ही एक ट्रैक बना दिया है। तो आप जो एक वो देखते थे कि डिलेज हो रहे हैं पैसेंजर ट्रेन्स में, अब वो नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पैसेंजर ट्रेन्स जिन ट्रैक्स पे चलती है, आपने उन वाले ट्रैक से मालगाड़ियों को ही हटा दिया है और आपने मालगाड़ियों के लिए एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड ट्रैक्स बना दी हैं। जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनकी स्पीड होती है 30 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर तक की, और जो हमारी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन्स होती है उनकी होती है 70 से लेके 150-160 किलोमीटर पर आवर। अगर आप वंदे भारत, तेजस और ये महामना एक्सप्रेस, गतिमान, इन सब की बात करें, उन सबको मिला के मैं आपको बताऊं टॉप स्पीड 150-160 होती है एंड एवरेज स्पीड इसमें 80 से 90 किलोमीटर पर आवर जाती है। जब जो स्लो ट्रेन होती है, जैसे इस केस में मालगाड़ी जो है वो स्लो ट्रेन है, तो जो पीछे से जो फास्ट ट्रेन आ रही है ना, स्लो ट्रेन को जो है उसके लिए रुकना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-3 घंटे उनको मालगाड़ियों को रुके रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें पैसेंजर वाली निकल रही होती है। क्योंकि पैसेंजर वाली ट्रेनों को आप प्रायोरिटी दे दो, बिकॉज उसमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसमें आपका एक फिक्स्ड डिपार्चर एंड अराइवल टाइम होता है। तो इसलिए जो है मालगाड़ियाँ उसमें हो जाती थी डिले, एंड क्योंकि उसमें मालगाड़ियाँ डिले हो जाती थी तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स जो है वो लेट हो जाता था। इंडस्ट्रीज़ जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होता है वो सारा का सारा डिले हो जाता था। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो है ना उस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो पाती थी मालगाड़ियों के ऊपर। इस वजह से हुआ क्या कि ना बहुत सारा जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट था ना वो बाई रोड होने लगा, और बाई रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक तो ट्रक का कंस्ट्रेंट होता है, उसमें आप ज़्यादा सामान नहीं डाल सकते हो। प्लस दूसरा ये भी था कि भाई हमें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट लेके जाना था, और डबल डेकर ट्रेन्स वगैरह चलानी थी। अब वो डबल डेकर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर पे आपकी नॉर्मल पैसेंजर लाइन पे नहीं चल सकती हैं। नॉर्मल पैसेंजर लाइन पे आपकी वो ट्रेन्स नहीं चल सकते हैं, तो इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स था ये। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मेरे जो फादर हैं वो उन्होंने 18, अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, बट उन्होंने 18 साल लॉजिस्टिक कंपनी में काम करा है। उन्होंने मेरे को बताया कि 2003-4 से वो और उनकी कंपनी जो है ये चाहते थे कि DFCs बने। उनको था, वो कभी कभी उनकी कंपनी की तरफ से कोई गवर्नमेंट से मिलता था, सब कहते थे सर DFCs होने चाहिए, हम लोग को बहुत आसानी हो गई एंड ऑल दैट स्टफ। अब वो रिटायर हो चुके हैं, बट द थिंग इज़ कि अब वो ये कहते हैं कि मेरे को बहुत खुशी है कि DFCs अब चालू हो रहे हैं, अब धीरे धीरे रूट्स खुल रहे हैं। मार्च 2021 तक तो कहते हैं कि 1100 किलोमीटर के DFCs खुल जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि उनको बस इसी बात का रिग्रेट है कि उस समय पे अगर खुल जाते तो शायद हमारे देश की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती थी। बट ठीक है, इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, 2020 में ही खुलना था तो 2020 में ही खुला। अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों DFCs हैं ये 2022 जून तक पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हें थोड़े थोड़े सेक्शंस में खोला जाएगा। मार्च 2021 तक अराउंड 1100 किलोमीटर इनमें से हो जाएगा आउट ऑफ 2800 किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड लगभग मान के चलिए आप ये जून 2022 तक कंप्लीट होने के बाद कम से कम 70% जो मालगाड़ियाँ हैं वो पैसेंजर लाइन से हट जाएंगी, जिसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको इन दोनों रूट्स पे दिल्ली से मुंबई जाना हो, दिल्ली से कलकत्ता जाना हो, या फिर आप इन रूट्स पे ट्रैवल करते हो, या इन रूट से जो भी ट्रेन्स जा रही हैं उन सब ट्रेन्स का जो वो होता है डिले टाइम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस उनका जो स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी। अभी जो चीज़ें आई हैं, जो स्पेसिफिकेशंस आई हैं, जो ट्रेन्स चलेंगी वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले 700 मीटर लंबी ट्रेन चलती थी, अब 1500 मीटर लंबी ट्रेन चलेगी, यानी अब आपकी 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलेगी, यानी आपने डबल तो आपने ट्रेन कर दिया। दूसरा आपका जो मैंने आपको बताया कि हाइट 4 मीटर से 7 मीटर हो जाएगी। अब एक कंटेनर की जगह एक के ऊपर दो कंटेनर्स जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि हमने जो है, आप ये कहेंगे कि हमने डबल कर दिया अपनी कैपेसिटी। हमने डबल नहीं, मैं कहूँगा 2.5 गुना कर, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्लोज टू 3 टाइम्स। बिकॉज 5000 टन पहले जाता था एक ट्रेन में, अब 13000 टन जाएगा। ये तो हो गया गुड्स के मामले में। उसके अलावा मैं बताता हूँ और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रैक, ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ये जहाँ जहाँ से गुजरेंगे, जिन गाँवों से गुजरेंगे, जिन इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरेंगे, उन सब जगह डेवलपमेंट होगा। चाइना में क्या होता है, देखो बहुत सारे ना क्लस्टर्स होते हैं, उनमें वहाँ पे ये नहीं होता कि एक ही जगह पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक ही जगह पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, एक ही जगह पे एल्यूमिनियम है, एक जगह पे स्टील है, एक ही जगह पे कॉपर इंडस्ट्रीज़ है, एक ही जगह पे डिफेंस है, एक ही जगह पे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग है, एक ही जगह पे स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है। वो सारी चीज़ें एक ही जगह ना करने की जगह क्या होता है कि क्लस्टर्स बन जाते हैं। एक पर्टिकुलर क्लस्टर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं। एंड उन क्लस्टर्स में होता क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं।
अब ये फ्रेट कॉरिडोर्स जहाँ जहाँ से गुजरेंगे उन सब जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, सब जगह फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कुछ कुछ जगह अपार्टमेंट्स बनेंगे, ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनेंगी। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आपको 2025 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी होना है तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है ये। एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं तो कहता हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो और एक एक्सप्रेसवेज। मैंने एक्सप्रेसवेज के बारे में पहले भी 1-2 वीडियोस में आप लोगों से बात करी है, सड़कों को लेके एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह को लेके। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बैकबोन होती हैं किसी भी इकॉनमी की। एंड ये जो दोनों चीज़ें ना, इन दोनों चीज़ों को गवर्नमेंट को बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। DFCs एंड एक्सप्रेसवेज में विदाउट एनी डाउट बहुत बढ़िया काम हो रहा है, DFCs में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एंड बाई जून 2022 जब ये DFCs सारे खुल जाएंगे ना, तो आप सोचो कितना फ़ायदा होगा हमारे देश को। ना केवल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा, नौकरियाँ आएंगी, प्लस पूरे इवन मैं आपको बताऊं, ये दो खुलने के बाद ही कह रहे हैं कि 70% मालगाड़ियाँ जो हैं उस पैसेंजर वाली लाइन से डाइवर्ट हो जाएंगी। अब इसके अलावा 4 और रूट्स हैं, जो एक तो ईस्ट वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट आपको मुंबई से कलकत्ता बनेगा, एक आपका वो है नॉर्थ साउथ होगा जो दिल्ली से तमिलनाडु तक का बनेगा। उसके अलावा एक आपका कलकत्ता से विजयवाड़ा तक का बनेगा, फिर आपका एक गोवा से चेन्नई का बनेगा। ये जो सारे फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बनेंगे ना, ये सब जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। एंड अगर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न बनाने के बाद ही अगर 70% मालगाड़ियाँ उन पे डाइवर्ट हो जाएंगी, तो आप ये सोचिए कि वो जो बचे हुए 3-4 हैं उनसे कितना फ़ायदा होगा। पूरा आपका जो भी पैसेंजर ट्रेन्स रेलवेज़ में चल रही है ना, वो सब की सब जो है उनमें जो डिलेज़ होते थे, जो रुकना होता था, सिग्नलिंग होती थी कि मालगाड़ी को भेजें या पहले इस वाली ट्रेन को भेजें या ये करें वो करें, कितनी सारी चीज़ें होती है, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एक चीज़ और है गाइस, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि 50% जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, 50% जो लॉजिस्टिक्स है गुड्स का, वो सारा का सारा बाय रेल हो जाए। अब अगर आप ये चाहते हो कि 50% बाय रेल गुड्स वगैरह जाएं, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो है ये DFCs वगैरह चाहिए। एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, जिस हिसाब से DFCs का प्लान है, इफ़ ऑल गोज़ टू प्लान, आई एम डैम श्योर 2028-29 तक बहुत आराम से 50% जो हमारी लॉजिस्टिक्स होती है वो बाय रेल हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या है, अगर आपको इंडियन रेलवेज़ ये बोलती है कि आपका सामान दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है या दिल्ली से कलकत्ता पहुंचाना है, कलकत्ता पोर्ट तक आपको वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स तक आपको पहुंचाना है, या JNU कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आपको पहुंचाना है, तो अगर वो कह रही है कि भाई आपका सामान 15 घंटे में पहुँच जाएगा या 16 घंटे में पहुँच जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अश्योरिटी देगा रादर देन आप जो है आप ट्रक वाले पे डिपेंडेंट रहो। बिकॉज आपको भी पता है, देखो बाई रोड जाने के अपने इश्यूज़ हैं, बाई रेल जाने के अपने फ़ायदे हैं। एंड अगर आपको बाई रेल एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, आप एज अ बिज़नेस ओनर, चाहे आप लॉजिस्टिक कंपनी में हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह चला रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। आपको एक अश्योरिटी मिलेगी कि हाँ मैं जो है मैं अपना सामान भेज रहा हूँ और मेरे को जो है सब चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी। तो ये चीज़ एक है। एंड प्लस इससे गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। आप लोग को ये लगता होगा कि इंडियन रेलवेज़ में रोज़ के 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, तो इंडियन रेलवेज़ का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वहाँ से आ रहा है। इंडियन रेलवेज़ का मेजॉरिटी रेवेन्यू जो आता है वो फ्रेट से आता है, ये मैं आपको बता दूं, फ्रेट से उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। एंड ये DFCs बनने के बाद उनका ना केवल रेवेन्यू बढ़ेगा, ना केवल इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो गाइज़ ये पहला वीडियो था इस साल का, एंड इसमें मैंने DFCs के बारे में आपको बताया है। आपकी क्या राय है DFCs के ऊपर? वैसे मेरे को नहीं लगता कोई भी DFCs को क्रिटिसाइज़ करेगा, बट ये है कि अगर आपके कोई और सजेशंस हो, कुछ और आप बोलना चाहते हो DFCs वगैरह के मामले में, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको इंडिया की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में वीडियोस देखने का या पढ़ने का बहुत शौक होता है, उनको ज़रूर ये चीज़ शेयर करिएगा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।